Welcome to lecture 2, grades of concrete and durability of concrete. तो इस सेशन में हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे जो यहाँ लिस्टेड है। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में हम फिर से देखेंगे हम लोग, और टाइप्स के बारे में देखेंगे कि कंक्रीट के क्या टाइप्स हो सकते हैं वो मिक्स के, जिसमें हम लोग नॉमिनल मिक्स की बात करते हैं, डिजाइन मिक्स की बात करते हैं, वो सब देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद हम लोग और देखेंगे कि मिनिमम ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट क्या होते हैं, मतलब कहाँ पे किसी सर्टेन वर्क के लिए हम लोग किस तरह का मिनिमम ग्रेड को यूज कर सकते हैं, वो चीज उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं नोट्स पे और वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, जिसमें कि आपको तीन ग्रुप का कंक्रीट यहाँ दिख रहा होगा, जिसमें ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की हम बात कर रहे हैं। तीन तरह की कंक्रीट की यहाँ हम बात कर रहे हैं, और तीनों का बस मतलब ये है कि तीनों का अलग अलग स्ट्रेंथ है, इसीलिए उसको अलग अलग ग्रुप में बनाया गया है। ऑर्डिनरी मैंने मतलब क्या हुआ कि जिसका कम स्ट्रेंथ होगा वो वाला हो गया, स्टैंडर्ड मतलब जिसका थोड़ा अच्छा स्ट्रेंथ होगा वो हो गया, और हाई स्ट्रेंथ मतलब जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा वो सब हो गया, राइट। तो इस पे तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कंक्रीट मिक्स जो है उसको कैसे डिनोट किया जा रहा है, उसमें जो नंबर्स है उसको वो क्या दिखाता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। जैसे ये एग्जांपल्स हैं ग्रेड्स के, इसमें जो एम क्या है आपको दिख रहा होगा कि एम को हम मिक्स बोल रहे हैं, ये कंक्रीट मिक्स को डिनोट कर रहा है। और जो नंबर्स यहाँ दिख रहे होंगे, जो यहाँ 20 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ एट 28 days एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर mm²। यही बात मैं पूछ रहा था सबसे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये टेबल जो कोड से है, जो आपने देखा होगा लास्ट क्लास में, टेबल 2, दिस इज फ्रॉम IS कोड 456/2000, उस कोड से इसको लिया गया है। तो इसमें देखिएगा कि अलग अलग तीन ग्रुप यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा, एक नीचे है। तो इसमें M10 से लेके M20 तक आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट है, ठीक है। तो M10 जिसका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिखा हुआ है तीसरे कॉलम में, ठीक है, इसका मतलब 10 न्यूटन पर mm² यहाँ दिख रहा होगा इस ट्यूब के लिए 28 डेज पे। तो ये चीजें हैं, तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं। आगे और चलते हैं, तो इसमें देख लीजिए, सिर्फ रेंज अभी देख लेते हैं। M25 से लेके M55 तक का जो रेंज है ये आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट का है, ठीक। M60 से लेके M80 तक का है वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का है। ये तो हो गया ग्रेड्स, ठीक है, ये तो हो गया ग्रेड्स एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्स की चर्चा करते हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्स क्या है, उसकी बस ब्रीफली हम उसको देख लेते हैं एक बार। तो टाइप्स ऑफ मिक्स, कंक्रीट मिक्स की बात करें कि कंक्रीट मिक्स हम कैसे तैयार करेंगे, तो दो तरीके से हम लोग उसको करते हैं, जो यहाँ दिख रहा होगा। As per IS 456/2000, the mixed proportion shall be selected to ensure the workability of fresh concrete, and when concrete is hardened, it shall have the required strength, durability and surface finish। मतलब हमारा मिक्स प्रोपोर्शन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा वर्केबिलिटी जो है फ्रेश कंक्रीट में वो अच्छा हो। उसके बाद हार्डन कंक्रीट के केस में जो स्ट्रेंथ हमको चाहिए, जो ड्यूरेबिलिटी चाहिए, जो सरफेस फिनिश चाहिए, वो मिल सके। इस तरह का हमारा मिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए। मिक्स प्रोपोर्शन कहने का मतलब कि हमको पता होना चाहिए कि कितना सीमेंट मिलाएंगे, कितना सैंड मिलाएंगे, कितना ग्रेवल मिलाएंगे, कितना वाटर मिलाएंगे, इन इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये हमको पता करना है, ठीक है। अगर आप ये दोनों मिक्स को समझ रहे हैं, इसका मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि कितना क्या चीज इसमें मिलाना है। तो जब भी इस अनुपात में हम लिखते हैं, जब भी कुछ ग्रेड को हम बोलते हैं इस अनुपात में, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले हम सीमेंट की बात करते हैं, फिर हम लोग सैंड बोलते हैं, फिर हम लोग ग्रेवल बोलते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में इस पे ब्रीफ मैंने आपको बताया होगा। चलिए उसके बाद द मिक्स प्रोपोर्शनिंग इज डन बाय डिजाइनिंग कंक्रीट मिक्स और बाय एडॉप्टिंग नॉमिनल कंक्रीट मिक्स। मतलब एक तो हो सकता है कि डिजाइन करें हम, अब डिजाइन करने का क्या तरीका है, एक और आएगा टॉपिक जिसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एक और चीज है कि नॉमिनल कंक्रीट मिक्स। नॉमिनल कंक्रीट मिक्स कहने का मतलब क्या है कि आपको कुछ सर्टेन फिक्स्ड रेशियो दे दिया गया है, ठीक है।
जैसे मैंने अगर लास्ट क्लास में आपको बताया होगा कि जैसे M15 की हम लोग बात करते थे, तो M15 का कितना मैंने फिक्स्ड मिक्स बताया था आपको, फिक्स्ड रेशियो क्या था सर 1:2:4। तो इस रेशियो की हम बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये M15 है। तो ये कहाँ से आया, बिकॉज ये नॉमिनल कॉन्क्रीट मिक्स में कुछ चीज़ों को आपको दिया गया है। जैसे हम लोग जो M20 है, M20 से जितने भी सारे नीचे आते हैं M20 के साथ, तो उसके लिए हम लोग नॉमिनल मिक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो भी है M25 और जो भी है देख रहे हैं, उस सब में हम लोगों को क्या करना होगा, उन सब में हम लोगों को डिजाइन मिक्स करना पड़ेगा। और उसमें क्या होगा कि अलग अलग ये वेरी करेगा अनुपात, और वो डिजाइन मिक्स करने के बाद जितना बार डिजाइन करेंगे उतना बार थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। ठीक है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो एक बार हम लोग जरूर देखेंगे आगे जाके। चलिए, तो अभी एक बार ब्रीफली देखते हैं कि डिजाइन मिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए पहले लिखा हुआ एक लाइन यहाँ पे कि डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट वो कंक्रीट है जिसमें मिक्सेस टू बी डिजाइंड बाय टेस्टिंग ऑल इंग्रेडिएंट्स। ऑल इंग्रेडिएंट्स कहने मतलब क्या हुआ कि जो सीमेंट है, ठीक है, जो एग्रीगेट्स होते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है, उनकी टेस्टिंग करके, सबका टेस्टिंग करने के बाद हम लोग उसके बेसिस पे हम लोग डिजाइन करते हैं। इसका भी एक कोड है, उस कोड से डिजाइन करते हैं। और और जो हमारा स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे मान लीजिए हम M25 डिजाइन कर रहे हैं, तो इतना हमको डिजाइन है कि 25 स्ट्रेंथ चाहिए उसका। ठीक है, 150 mm³ का एट 28 डेज इतना स्ट्रेंथ चाहिए। तो उस स्ट्रेंथ को हम लोग पूरा करेंगे विद हेल्प ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग कर करके हम लोग उसको इसको अचीव करेंगे। और अगर हमको प्रॉपर ये मिल जाएगा, तब हम लास्ट में पता चल जाएगा कि हमको फाइनल रेशियो क्या मिला। तो फाइनली आप रेशियो डिजाइन करने के बाद दीजिएगा, इसमें कोई सर्टेन फिक्स नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों को एक प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा। इसमें टेस्टिंग्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखने होते हैं, कोड का हेल्प लेना पड़ता है, और तब जाके हम लोगों को ये रेशियो प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका तरीका जो है हम लोग आगे जाके समझेंगे। डिजाइन मिक्स जो है कंक्रीट का, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग एक नॉमिनल मिक्स की बात कर लेते हैं कि नॉमिनल कंक्रीट मिक्स क्या है, इस पे बात कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नॉमिनल कंक्रीट मिक्स की अब बात करें तो मिक्सेस ऑफ फिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स रेशियो, जैसा अभी आपको मैंने बताया था। जैसे M10 की बात कर लेते हैं, आप M15 की बात कर लिए, M20 की बात कर लिए, तो ये सब क्या है नॉमिनल मिक्स में चल जाता है। इसका नॉमिनल मिक्स है अवेलेबल, राइट। फिक्स्ड रेशियो इसका दिया हुआ है एज पर द कोड। आप जाएंगे वहां देखेंगे आपको कोड में दिया हुआ है कि इतना सीमेंट लेना है, इतना एग्रीगेट लेना है, और ये वाटर लेना है, उस तरह से वहां दिया हुआ है। ठीक, तो इसका हमको फिक्स्ड रेशियो पता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नॉमिनल कंक्रीट मिक्स। और इसमें इस तरह से दिया हुआ है जिससे हमारा एडुकेट स्ट्रेंथ जो है, जितना स्ट्रेंथ हमको चाहिए उतना स्ट्रेंथ हमको मिल जाएगा। इस तरह से रेशियो इसमें बनाया गया है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं क्या लाइन है कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में बी यूज्ड फॉर कंक्रीट्स ऑफ M20 एंड लोअर। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो है हम लोग जनरली M20 और इससे जो लोअर ग्रेड है उसी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और जो आपका डिजाइन मिक्स है इसको हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, M25 और अपर ग्रेड्स के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन करने के लिए हम लोग डिजाइन मिक्स किसी के लिए भी कर सकते हैं, राइट। डिजाइन मिक्स हम लोग किसी के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा ये प्रोसीजर है जिसमें आपको एक्यूरेट एक्यूरेट रेशियो मिलेगा। समझ गए, ये क्या है, एक तरह से आपको इतना पता है कि इसमें थोड़ा बहुत इकोनॉमी कम होगा, इसमें इकोनॉमी ज्यादा होगा, बिकॉज एक्यूरेसी उसमें ज्यादा है। मतलब इसमें जो रेशियो मिलेगा वो परफेक्ट रेशियो मिलेगा, राइट। वो इस तरह से नहीं मिलेगा जो यहाँ पे हमने ले रखा है। यहाँ पे तो फिक्स रेशियो है, तो हो सकता है यहाँ पे कहीं पे स्ट्रेंथ आपको वेरिएशन दिखे, लेकिन जो प्रॉपर आपको 20 चाहिए मिनिमम वो तो मिलेगा, राइट। ये इस तरह का मिक्स है। लेकिन यहाँ पे आपको मटेरियल ज्यादा लग जाता है, थोड़ा वाटर कंटेंट ज्यादा लग जाता है, वाटर वाइज सीमेंट रेशियो थोड़ा सा इसमें ज्यादा लगता है। ठीक है, ये सब है नॉमिनल मिक्स में, क्योंकि ये फिक्स्ड है इसलिए। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको परफेक्ट वाटर वाइज सीमेंट रेशियो मिलेगा, परफेक्ट यहाँ पे आपको ये रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो है M20 और उससे लोअर के लिए यूज होता है, ये आपको याद रखना है। दिस इज
एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456, राइट। इस चीज को याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। डिजाइन मिक्स कंक्रीट इज प्रेफर्ड टू नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। डिजाइन मिक्स कंक्रीट को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं नॉमिनल मिक्स की तरह, राइट। लेकिन हम लोग डिजाइन मिक्स क्या है, एक वास्ट प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, और ये जनरली आप नहीं देखे होंगे, या हम लोग जहाँ भी घर बनाते हैं देखते होंगे। सिंपली हम लोग नॉमिनल मिक्स तैयार करते हैं, ठीक है, एक फिक्स रेशियो ले लेते हैं और मिक्स करते हैं और बना लेते हैं। तो ये चीजें हैं। इफ डिजाइन मिक्स कंक्रीट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी रीजन ऑन द वर्क फॉर ग्रेड्स ऑफ M20 और लोअर, नॉमिनल मिक्सेस में बी यूज। तो वही बोला मैंने आप लोग कि M20 और उससे लोअर में नॉमिनल मिक्स का यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसा होता क्या है कि मान लीजिए डिजाइन मिक्स कंक्रीट हमेशा डिजायरेबल है कि वो हो तो काफी सही रहेगा, ठीक है। डिजाइन मिक्स कंक्रीट नहीं हो रहा है तो चलिए हम लोग नॉमिनल मिक्स यूज कर सकते हैं इफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20 और लोअर, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं। एक चीज और यहाँ नोट करने की बात है कि जो आपका नॉमिनल मिक्स होता है उसमें सीमेंट रेशियो, सीमेंट कंटेंट जो होता है थोड़ा आपको ज्यादा हो जाए। इसके बाद नॉमिनल मिक्स का कुछ यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे। द नॉमिनल मिक्स मिक्सेस फॉर ग्रेड्स आर एज फॉलो, मतलब ये ग्रेड्स हैं। जैसे अब सब शुरू में क्या था, M5 भी था, M7.5 भी यूज होता था, लेकिन अब ये ज़्यादा यूज नहीं होता है। बट फिर भी मैंने आपको लिख दिया है कि हाँ चलिए आपको नोटबुक में रहे कम से कम, यहाँ इसका भी इस तरह से नॉमिनल मिक्स हो सकता है। तो आप लोगों को बेसिकली ध्यान देना है M10, M15 और M20 तीनों का रेशियो देख लीजिए आप किस तरह से है। M10 की बात करें तो 1:3:6, M15 की बात करें 1:2:4, और M20 की बात करें तो 1:1.5:3, इस तरह का रेशियो। इसमें देखिए जो पहला दिख रहा है वो सीमेंट का है, फिर सैंड का है, फिर ग्रेवल का है, ठीक। तो इस तरह का रेंज जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट कर लेंगे। Yes, sir. यस सर। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं कि हम लोग मिनिमम ग्रेड जो है वो क्या होता है, मिनिमम ग्रेड हम लोग क्या यूज करना चाहिए हमें, ठीक है, उसकी बात आप लोग करते हैं। डिपेंडिंग ऑन अलग अलग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। तो आपके सिलेबस में एक और टर्म आता है जिसमें है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोजर कंडीशन का मतलब क्या हुआ, राइट। एक्सपोजर कंडीशन का मतलब क्या है, अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बाहर का कंडीशन है, मतलब वहाँ का एनवायरमेंट है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये रिलेटेड टू एनवायरमेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड चीजें हैं। जैसे अभी बारिश हो रही है बाहर में, है ना, तो अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है बारिश के अंदर आ रहा है, मतलब बारिश के अंदर एक्सपोज्ड है वो, ठीक है, उस पर पानी पड़ सकता है। तो वहाँ पे बाद में पानी पड़ रहा है, रेन हो रहा है, कंटिन्यूसली अभी रेन हो रहा है, मानिए कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, जहाँ पे बर्फबारी होता होगा, तो इस तरह से अलग 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 कंडीशंस बन सकते हैं, है ना। चलिए, तो इसमें भी मिनिमम ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एज पर द कोड हमें दिया गया है, तो अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए दिया गया है, राइट। सो एक्सपोजर कंडीशन की बात करेंगे, द जनरल एनवायरमेंट टू विच द कंक्रीट विल बी एक्सपोज ड्यूरिंग इट्स वर्किंग लाइफ। मतलब आपका घर बना हुआ है, तो घर बना हुआ है, देखिएगा छत पे हमारा पानी आ रहा है, मतलब वो क्या है, एक्सपोज्ड है टू द एनवायरमेंट, है ना, एक्सपोज्ड है। और मानिए अभी उस पर कभी धूप आता है, कभी पानी आता है, ठीक है, तो इस तरह से वो एक्सपोज है वातावरण में, एनवायरमेंट के लिए। चलिए, तो इसमें अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन यहाँ पे एनवायरमेंट को 5 तरीके से यहाँ 5 लेवल बनाया गया है, ठीक है। इट्स क्लासिफाइड इनटू 5 लेवल्स ऑफ सिवियरिटी। इसमें देखिए पहला है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। मतलब माइल्ड मतलब बहुत हल्का फुल्का, है ना, हल्का फुल्का मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसको, माइल्ड रहेगा तो दिक्कत नहीं। मॉडरेट, चलिए थोड़ा दिक्कत कम है, मॉडरेट है चलेगा। सीवियर हो गया मतलब वहाँ पे थोड़ा कंक्रीट को वहाँ मिनिमम ग्रेड बढ़ेगा। अब सोचिए, माइल्ड होगा वहाँ पे कम ग्रेड यूज कर सकते हैं, ये भी होगा। मॉडरेट होगा तो वहाँ बढ़ाना पड़ेगा ग्रेड। सीवियर होगा तो और अच्छा कंक्रीट यूज करना पड़ेगा और ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट यूज करना पड़ेगा। वेरी सीवियर होगा तो और ज़्यादा कंक्रीट ग्रेड का कंक्रीट यूज करना पड़ेगा।
एक्सट्रीम होगा तो हाँ और ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक मिनिमम क्राइटेरिया जो है एज पर द कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ये अलग अलग टाइप ऑफ एनवायरमेंट के अंदर क्या चीज़ें हैं, किस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि माइल्ड कौन सा कंडीशन होगा। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो पहला माइल्ड एनवायरमेंट दिख रहा है, तो माइल्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट सरफेस इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशंस एक्सेप्ट दोज सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब क्या हुआ, जो समुद्री रीजन्स में है, ठीक है, सी कोस्ट है वहाँ पे है, उसको छोड़ के मतलब हमारा कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वेदर और एग्रेसिव कंडीशन, वो प्रोटेक्टेड है हमारा वेदर से और जो आपका एग्रेसिव कंडीशन है उससे। तो आप जनरली देखते होंगे जो कंक्रीट वगैरह होता है उसके सरफेस पे एक लेयर दिया जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर दिया जाता है, सीमेंट का एक लेयर दिया जाता है, देखे होंगे आप ये सब चीज़ें। ठीक है, कहीं कहीं मान लीजिए आप जैसे अभी शेड बना देते हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो भी कंक्रीट सरफेस अगर प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट वेदर, मौसम से, तो वो माइल्ड के केस में आ गया। ठीक, मॉडरेट की अगर हम बात करेंगे तो मॉडरेट में देखिए कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग वाइल्स वेट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट सरफेस जो है शेल्टर्ड है सीवियर रेन से, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा बारिश होता है उससे उसको शेल्टर प्रोवाइड किया गया है, बचाव बचाव किया जा रहा है। लेकिन नॉर्मल केस में वो समझिए कि इस माइल्ड से ज्यादा है ना, माइल्ड से उसमें ज्यादा प्रभाव वेदर का आएगा। ठीक है, कंक्रीट एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन, मतलब हमारा कंक्रीट सरफेस जो है, जो आपका अभी छत है, मान लीजिए बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो उस छत पे क्या है आपका अभी कंडीशन कौन सा है, मॉडरेट कंडीशन में है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है रीजन पे। ओवरऑल हम बात करेंगे मतलब किसी भी प्लेस की बात करेंगे, किसी भी जगह की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग कटिहार की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग अलग किसी जिला की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ही राज्य की बात है, एक ही एरिया की बात है, तो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा वेदर का, हर जगह अभी बारिश हो रही है ना, यहाँ बारिश हो रही है तो वहाँ भी बारिश हो रही है, काफ़ी जिलों में बारिश हो रही है, तो यहाँ पे कंडीशन देखिए अभी सेम है। इसी तरह अगर हम अगर अपने कंट्री के अलग अलग रीजन में चले जाएं, कहीं बारिश नहीं भी हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि अलग अलग कंडीशंस है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे जगह चले जाएं जहाँ स्नो मतलब बहुत टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो वो वेटिंग एंड ड्राइंग का, फ्रीजिंग एंड थॉइंग का एक केस आ जाएगा, मतलब हमारा फ्रीज कर जाएगा, वहाँ वाटर जो है बर्फ बन जाता है, ऐसा ऐसा कंडीशन आएगा, तो वो सब और सीवियर कंडीशन में आएगा, है ना। चलिए, तो मॉडरेट की बात करें तो कंक्रीट एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन, तो भी इसमें आएगा। कंक्रीट कंटिन्यूअसली अंडर वाटर, अगर कंक्रीट सरफेस अगर हमारा जैसे कि अब डैम बना हुआ है, डैम वगैरह हम देखते हैं वो पानी जो है पानी के अंदर ही रहता है ना, उसका कुछ पोर्शन पानी के नीचे ही रह रहा है, कंक्रीट का डैम बनता है। ठीक है, कंक्रीट इन कांटेक्ट और ब्यूरिड अंडर नर एग्रेसिव सॉइल और ग्राउंड वाटर, मतलब कहीं कहीं जैसे जैसे लैंड फिलिंग हो रखा है तो रिटेनिंग वॉल्स वगैरह स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जहाँ पे आपको कंक्रीट जो है एक्सपोज टू वाटर है हमेशा के लिए कंटिन्यूअसली, उस तरह की चीजें वो भी मॉडरेट में आ गया। कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया, और कंक्रीट सरफेस जिसको हम लोग सॉल्ट, जो सॉल्ट होता है ना, जो आपको कोस्टल एरिया में क्या है, समुद्र में क्या है, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है, उससे जो है बचाया हुआ है, शेल्टर्ड किया हुआ है कंक्रीट सरफेस को, लेकिन वो कोस्टल रीजन में है स्ट्रक्चर, तो वो कंडीशन मॉडरेट में आ गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद सीवियर की बात करेंगे तो कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सीवियर रेन, बहुत भारी बारिश के से एक्सपोज होता होगा, जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहता होगा, राइट, उस तरह की। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, मतलब कभी वहाँ सूख रहा है, मतलब गर्म हो जा रहा है ज़्यादा है, उसके बाद कभी ठंडा हो जा रहा है ज़्यादा, तो अल्टीमेट वहाँ पे पानी हो रहा है और धूप भी हो रहा है, इस तरह की समझिए, या टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएशन, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है जिससे ड्राइंग सिचुएशन बन रहा है, कहीं टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है वेटिंग सिचुएशन बन रहा है, वो सर उस तरह की चीज़ें। ओकेजनल फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग कब होगा, जब टेम्परेचर बहुत कम होगा, ठीक है, इस तरह का। सीवियर कंडेंसेशन, कंक्रीट कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट अगर कंक्रीट कंप्लीटली इमर्स्ड है सी वाटर में, तो वो आ जाएगा आपका सीवियर कंडीशन में। ठीक है, वहां पे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कुछ अलग होगा, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि अलग अलग क्या होगा। कंक्रीट एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरमेंट,
और कुछ कंक्रीटिंग ऐसा किया हुआ, कंक्रीट स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है जो कोस्टल इन्वायरमेंट मतलब समुद्री जो वहाँ वातावरण है उसमें एक्सपोज्ड है, मतलब उसका असर वहाँ पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे कि वो सीवियर कंडीशन में, सीवियर इन्वायरमेंटल कंडीशन में है। ठीक, उसके बाद वेरी सीवियर में कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, कोरोसिव फ्यूम, सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन। ठीक है, कंक्रीट इन कांटेक्ट विद ब्यूरिड अंडर एग्रेसिव सब सॉइल और ग्राउंड वाटर। ठीक है, जिसमें केमिकल्स होते हैं ना, सॉइल वगैरह क्या है उसमें तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, तो उन सब में एक्सपोज्ड है, तो उसके कारण कंक्रीट पे असर होगा, है ना। कंक्रीट में हमारा हाइड्रेशन के अलावा कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही एग्रेसिव सब सॉइल वगैरह आएगा, ठीक है, उसके अंदर हमारा अगर स्ट्रक्चर है तो उस पर असर होगा उसका, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा हमारे कंक्रीट से, एग्रीगेट से। ठीक है, तो उस कारण से हमारा ये कंडीशन सीवियर हो जाता है, इसको वेरी सीवियर में रखा गया। और एक है एक्सट्रीम बोला जा रहा है, सरफेस ऑफ मेंबर इन टाइडल जोन, राइट, टाइडल जोन, वहाँ टाइड होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये समुद्री रीजन की बात हो रही है जहाँ पे टाइड्स बहुत आते हैं। मेंबर्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद लिक्विड और सॉलिड एग्रेसिव केमिकल्स, और केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में। ठीक है, एग्रेसिव केमिकल्स का स्टोरेज करने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, समझिए वो एक्सट्रीम कंडीशन का है ना। मान लीजिए आगे जाके इंजीनियर बनिएगा और आपको कुछ ऐसे केमिकल्स का स्टोरेज करना है, ठीक है, जिससे हमारा रिएक्शन हो, जिससे हमारा कंक्रीट भी इफेक्ट हो सकता है, तो उस तरह के केमिकल्स को स्टोरेज करने के लिए हमको जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको एक्सट्रीम कंडीशन में रखना होगा। और हमारा जो वहाँ पे ग्रेड यूज करेंगे, जो मिक्स यूज करेंगे, वो आपको हायर ग्रेड का होना चाहिए, डिजाइन मिक्स के थ्रू हम लोग निकालेंगे। तो ये अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन है। अब चलिए बात करते हैं कि इन सभी कंडीशंस में, जितने भी कंडीशन आपने देखे इनमें मिनिमम ग्रेड क्या होगा। अब माइल्ड होगा तो मिनिमम ग्रेड कौन सा यूज करेंगे, मॉडरेट होगा तब मिनिमम क्या यूज करेंगे, सीवियर होगा तब क्या मिनिमम यूज करेंगे, इसी तरह से हम लोग सबका देखेंगे। तो नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं, दिस वन, राइट, मिनिमम ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की हम लोग अब यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम इस टेबल से बस ये देखना चाह रहे हैं अभी, बाकी चीज़ों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जैसे ये है और ये है, इसकी चर्चा बाद में होगी। हम लोग बस इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, एक प्लेन कंक्रीट के बारे में दिया हुआ है और एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में दिया हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर कंडीशन दिया हुआ है। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड कर रहा है कि एक्सपोजर कंडीशन वहाँ कैसा है। तो एक्सपोजर कंडीशन यहाँ 5 तरह के दिए हुए हैं और इन पांचों पे डिपेंड कर रहा है हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अगर हम एक सिंपल से यहाँ बात करें कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, प्लेन मिनिमम ग्रेड हम लोग क्या यूज करेंगे इन केस ऑफ प्लेन कंक्रीट। तो पीसीसी के केस में, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के केस में, अगर हम आपसे पूछे कि मिनिमम ग्रेड कौन सा यूज, तो पीसीसी में जो सबसे मिनिमम है, देखिए M15 है ना, सबसे मिनिमम M15। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो गया, एकदम पूछेगा ही पूछेगा, आज नहीं तो कल आपको ये जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो प्लेन कंक्रीट में जो मिनिमम ग्रेड है एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 हमारा M15 है, मतलब M15 से नीचे का हम लोग कंक्रीट का यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। हम लोग M15 मिनिमम ग्रेड को यूज कर रहे हैं। माइल्ड के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है कोड के हिसाब से, राइट। तो इसमें हम लोग M15 मिनिमम बोल रहे हैं। उसके बाद अगर हम आपने पूछे कि आरसीसी के केस में क्या बोलेंगे, M20 तो मिनिमम ग्रेड हो गया आपका M20 इन केस ऑफ आरसीसी। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो एक ये याद रखिए कि ये याद रखिए, मतलब याद क्या रखना, इस टेबल को आप जब भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि M15 मिनिमम ग्रेड होता है इन ईसीसी और M20 मिनिमम ग्रेड होता है इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, M20। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको ऐसे बन जाएगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको पूछता है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर हम लोग सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में, तो ये क्या यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे, पहले पूछेंगे प्लेन कंक्रीट या रेनफोर्स्ड कंक्रीट, जो बताएगा बोलिएगा प्लेन कंक्रीट में M20, रेनफोर्स्ड कंक्रीट में M यहाँ पे 30, है ना, सीवियर कंडीशन की बात कर रहे हैं।
तो इस तरह से आप अलग अलग कंडीशन के लिए बता पाएंगे इस टेबल से देख देख के कि क्या क्या होगा। एक्सट्रीम कंडीशन में M40 हम लोग यूज करते हैं मिनिमम, ठीक है, मिनिमम M40 तो यूज करने के लिए आप मिनिमम ये है, इससे ऊपर आप जो करना करिए, लेकिन मिनिमम आपको ये यूज करना होगा जो यहाँ टेबल में लिखा हुआ है। तो इन चीजों को आप जरूर नोट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, ये क्या है और ये क्या है। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे अभी और एक दो चीज की बात करते हैं। इस टेबल को आप लोग जरूर नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे अगर हो सके तो, ठीक है, कि अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए हमारा मिनिमम ग्रेड कितना होता है कंक्रीट का। तो प्लेन कंक्रीट के केस में ये मिनिमम, रेनफोर्स कंक्रीट के केस में ये मिनिमम, ठीक है, यहाँ से जरूर याद करेंगे। माइल्ड कंडीशन अगर मिनिमम M20, मॉडरेट में M25 अगर इसकी बात कर रहे हैं तो, सीवियर में 30, वेरी सीवियर में 35 और एक्सट्रीम में M40, ये रेनफोर्स कंक्रीट का है। और प्लेन कंक्रीट का देखिएगा तो माइल्ड में स्पेसिफाइड नहीं है, मॉडरेट में M25, सीवियर में M20, वेरी सीवियर में M20, एक्सट्रीम में M25, ये प्लेन कंक्रीट का है। तो इसका ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये आरसीसी है, इसमें हम लोग स्टील बार्स यूज करते हैं, ठीक है, इन एडिशन टू कंक्रीट, मतलब कंक्रीट में हम लोग स्टील बार्स का यूज करते हैं। तो कंक्रीट में हम लोग स्टील बार्स का यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारा स्टील बार्स का भी कोरोजन होने का चांस ज्यादा रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ग्रेड को बढ़ा के ले रहे हैं ताकि ज्यादा स्ट्रेंथ हो, ज्यादा टेंसर मास हमें मिले, ठीक है, ज्यादा इसमें कंक्रीट हो, सीमेंट हो, जिससे आपका जो भी वाइट्स है वो सब कम हो, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो, जिससे हमारा स्टील बार जो है एक्सपोज नहीं हो, कैसे भी उसी में पानी नहीं जा सके, और स्टील में पानी चला जाएगा तो समझिए क्लोजन हो। इसमें जो है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, इसकी हम लोग चर्चा नेक्स्ट जब क्लासेस करेंगे जहाँ वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। जब पूरा डिजाइन मिक्स पढ़ेंगे तो इस पूरे टेबल को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, ये टेबल का यूज डिजाइन मिक्स करने में हमको होगा, ठीक है, ये एज पर द कोड IS 456 याद रखना। चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट और भी क्या क्या हो सकते हैं, ये सभी पूछा जा सकता है। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, फॉर PCC जैसा M15 आपने बताया, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC M20 जैसा अभी टेबल में देखा आपने। मिनिमम ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो पानी के अंदर है, ठीक है, जो पानी को रोक के रखा हुआ है, जैसे कि डैम की बात करते हैं, है ना, डैम की बात करें, कंक्रीट डैम की बात करें, जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, रिजर्वायर्स हैं जो पानी जिसमें रहता है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर उसी को बोलते हैं, टैंक्स बोलिए, वाटर टैंक वगैरह जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बोल लीजिए, या ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग पानी का स्टोरेज कर रहे हैं, पानी को रिटेन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है, उस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो हम लोग यूज करेंगे M25, राइट। ये आपको टेबल में भी दिया हुआ है, जैसे हम लोग बात करते हैं ये वाली बात, मॉडरेट कंडीशन का केस है, और मॉडरेट कंडीशन में हम लोग RCC में देखिए M25 की बात कर रहे हैं, मतलब वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें हम लोग रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमको जैसे रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जनरली आप देखेंगे स्टील बार्स का यूज होता है, इसलिए हमने उसमें M25 डायरेक्टली लिखा है, ठीक। चलिए उसके अलावा अगर हम सी वाटर की बात करते हैं, देखिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन सी वाटर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, M20 इन केस ऑफ PCC, ठीक। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन सी वाटर कंस्ट्रक्शन M30 इन केस ऑफ RCC। तो ये जब हम लोग सी वाटर में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज लेंगे, जैसे इन केस ऑफ PCC M20 लेंगे, इन केस ऑफ RCC M30 लेंगे, ठीक है। ये भी एज पर द कोड ही टेबल ही बताया गया है, इस टेबल में आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए सीवियर कंडीशन की ये बात है, जब हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं सी में, समुद्र में, तो सीवियर कंडीशन की बात है M20 और M30, ठीक है, ठीक है। तो आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यहाँ से दिख गए होंगे कि अलग अलग कंडीशन में क्या मिनिमम ग्रेड कंक्रीट का यूज करेंगे।
तो ये जितने चीज़ें यहाँ देख रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव बनता है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इस केस में क्या होगा, आरसीसी में क्या होगा, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, सी वाटर कंस्ट्रक्शन, और भी पूछा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन एक्सपोजर कंडीशन। 5 तरह का एक्सपोजर कंडीशन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। एज पर द कोड आप उस टेबल में जाइएगा और देखते जाइएगा कि कहाँ पे क्या मिनिमम है, बस, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसका लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर कितना लंबा चलेगा, है ना, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सो ए ड्यूरेबल कंक्रीट, ये भी एज पर द कोड आपको यहाँ पे कंटेंट दिख रहा होगा। ए ड्यूरेबल कंक्रीट इज वन दैट परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली इन द वर्किंग एनवायरमेंट ड्यूरिंग इट्स एंटिसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशन ड्यूरिंग सर्विस। मतलब इसके पूरे लाइफ में, स्ट्रक्चर के लाइफ में, जो स्ट्रक्चर का लाइफ है, समझिए, जब तक स्ट्रक्चर तैयार किया हमने, जैसे रोड बना, जो रोड का जो लाइफ है, सर्विस लाइफ है, जब तक रहेगा, तो उस कंडीशन में जो एक्सपोजर कंडीशन है उस केस में हमारा उसका परफॉर्मेंस सही होना चाहिए, ठीक है, संतोषप्रद परफॉर्मेंस होना चाहिए। यही ड्यूरेबल कंक्रीट का एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, यही ड्यूरेबल कंक्रीट। द मटेरियल्स एंड मिक्स प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड एंड यूज शुड बी सच एज टू मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, एंड इफ एप्लीकेबल टू प्रोटेक्ट एम्बेडेड मेटल फ्रॉम कोरोजन। मतलब क्या हुआ, इसमें कोई डिसइंटीग्रेशन ना हो, टूट फूट ना हो, है ना। और ये जो इसमें इसके अंदर जो हम लोग स्टील बार्स यूज कर रहे हैं, मेटल्स यूज कर रहे हैं, उसका भी क्रोजन ना हो, वो भी प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। ये भी हमारा मिक्स प्रोपोर्शन कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इस तरह का ड्यूरेबिलिटी हमें मिल सके। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इट्स परमेबिलिटी। जो उसका परमेबिलिटी है, मतलब उसके अंदर का जो वाइड होगा, समझिए, परमेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि उससे पानी अगर अंदर चला गया, समझिए वो परमिएबल है। अगर पानी नहीं गया उसके अंदर, या ऐसा कोई पोर्स नहीं है, छोटा छोटा छेद उसमें नहीं है जिससे पानी अंदर जा सकता है, इसका मतलब समझिए वो अच्छा है, ठीक है, अच्छा फिनिशिंग, अच्छा कॉम्पेक्शन हुआ है, ठीक है। टू द इनग्रेस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट, अदर पोटेंशियल डिलीटेरियस सबस्टांस है। मतलब ये उस तरह के सबस्टांस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा उसके अंदर, पानी जाएगा उसके अंदर, ऑक्सीजन जाएगा उसके अंदर, क्लोराइड, सल्फेट, ये सब जाने से क्या होगा कि वो अलग अलग रिएक्शन कर जाएगा, है ना। एल्कली रिएक्शन हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, जो हमारा स्टील बार उसमें यूज होगा कंक्रीट में, ये सब। सो इम्परमेबिलिटी इज गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड वर्कमैनशिप यूज इन द इन मेकिंग कंक्रीट। मतलब ये कैसे गवर्न होता है इम्परमेबिलिटी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण, मतलब उसमें किस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट आपने यूज किया है, किस तरह का आपने इंग्रेडिएंट्स यूज किया है। और वर्कमैनशिप का मतलब क्या हो, कैसा उसका कॉम्पेक्शन रहा है, फिनिशिंग रहा है, ये सब चीजें, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है। चलिए, तो ये हमारा ड्यूरेबिलिटी के लिए सब चाहिए। उसके अलावा एक चीज और देखिए, लाइन लिखी है, विथ नॉर्मल वेट का एग्रीगेट a suitably low permeability is achieved by having an adequate cement content, sufficiently low water cement ratio, by ensuring complete compaction of the concrete and by adequate curing. क्वेरिंग करेंगे और अच्छे से कॉम्पैक्शन करेंगे तो समझिए आपका ये सॉल्यूशन मिल गया कि हम ड्यूरेबल कंक्रीट बना सकते हैं, कि उसका मिक्स प्रोपोर्शन एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और उसमें अच्छे से हमारा कॉम्पैक्शन हो, ठीक है, क्योरिंग हो। जो भी कंक्रीट ऑपरेशन मैंने बताए थे उस पर अगर आपका सुपरविजन रहेगा, सब आपने अच्छे से किया है, तो आपका ड्यूरेबल कंक्रीट बनेगा ही, ठीक है। चलिए, और क्या फैक्टर हो सकते हैं जो ड्यूरेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करे, प्रभावित करे। तो एक तो वातावरण, एनवायरमेंट हो गया, ठीक है। द कवर टू द एम्बेडेड स्टील, जो स्टील प्रोवाइड किए गए हैं, मान लीजिए स्टील बार प्रोवाइड किएंगे, तो ये जो कवर प्रोवाइड किए कंक्रीट का, इस ये भी डिपेंड करे, मान लीजिए स्टील बार ऐसे लगाया और बहुत ही कवर कम है, कवर कम है तो इसमें पानी वानी जाने का चांस रहेगा ना। मान लीजिए स्लैब बिछाया, छत बिछाया और ऐसा बिछा दिया कि हमारा स्टील बार जो है एकदम मतलब पानी के एक्सपोजर में आ रहा है, जहाँ पे पानी का एक्सपोजर घुस सकता है, इंग्रेस कर सकता है, वाटर इसके अंदर जा सकता है, तो वो कोरोजन करेगा। इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए, कवर अच्छे से होना चाहिए कि कवर अच्छा आप दें, जो कंक्रीट का कवर है आप ये स्टील बार को दीजिए। उसके बाद द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टाइप्स एंड क्वालिटी, मतलब किस तरह का सीमेंट, किस तरह का एग्रीगेट, उस पर डिपेंड भी करता है। उसके बाद जो सीमेंट कंटेंट कितना यूज किया है, वाटर टू सीमेंट रेशियो क्या यूज किए हैं, उस पर भी ये डिपेंड कर रहा है, ठीक। उसके बाद वर्कमैनशिप की बात कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे भी डिपेंड कर रहा है
कि फुल कॉम्पैक्शन और जो क्यूरिंग है वो कितने अच्छे से हम लोगों ने किया है, और उसके बाद लास्ट में आपको जो शेप एंड साइज ऑफ मेंबर है वो भी उसको इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह का शेप एंड साइज यूज किया हमने। ठीक, तो यही है हमारे इस क्लास में, और आपने देखा कि हम लोग इसको ब्रीफली आपको समझना है, चीज़ों को लिखना है, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर्टी चर्चा बहुत करेंगे, बाकी रेफरेंस के लिए आप ये सब चीज़ों को देख सकते हैं। Yes, ठीक है। yes, sir.